कल हमने कवर किया था ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। वहां पर इस पूरे पार्ट को, जो ये फूड पाइप है, इसको क्या नाम दिया था हमने? एलिमेंट्री कैनाल। ये लिखा भी हुआ है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये लिखा हुआ। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट थे और बहुत सारे इसके बीच में क्या आ रहे थे? ग्लैंड्स आ रहे थे। ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, केमिकल्स है वो, देखा जाए तो केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि फूड के बगैर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कैटलिस्ट है एक हिसाब से, कैटलिस्ट। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये तुम भाई पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुमसे पढ़ोगे ना, और अगर तुमने मेरी बातें कल ध्यान से सुनी है, तो तुम देखना इसकी हर लाइन तुम्हें समझ में आएगी। कोई भी लाइन तुम्हें ऐसी नहीं लगेगी कि ये लाइन तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सारी चीजें तुमने पढ़ ली है। इसका टॉपिक देखो, जैसे के बीच में यही आ ये चीजें क्या? The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This movement is called, जो इसके मसल्स थोड़ा सा रिदमिकली क्या करते हैं? पैरासिटिक मूवमेंट। ये कहाँ होती है? इसोफेगस के अंदर। तो ये लाइन देखो, कोई भी लाइन जर्नल उठा के देखो, हर लाइन का एक यहाँ पर मीनिंग है और तुम्हें उसका आराम से समझ में आएगी। देखो यहाँ पर एक चीज और है, herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया सेल्यूलोज। आ गया, कहाँ है? ये रहा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में नहीं पढ़ा था बेटा। बात ये है बेटा, हर्बीवोरस और कार्निवोरस इसमें भी है ना? हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, याद है ना? हार्बीवोरस जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और कार्निवोरस जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और ओमनी जो सब खा जाते हैं, कुछ फंस जाएंगे। ठीक है, ओमनी वर्ड है ना, ओमनी वर्ड देखो, ये वोकैब है तुम्हारी। ओमनी वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है जो सब कुछ कर लेता हो, सब कुछ। तुमने एक सुना होगा, हमारी का एक कार आती थी पहले, मारुति की ओमनी। वो ओमनी नाम उसका यहीं से उठाया था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी कार थी, पर्सनल कामों में भी काम आ जाती थी भाई। उसमें बच्चों को इधर उधर, ये जो अपना तुम्हारे जैसे स्कूल के बच्चे हैं आजकल, इको आ गई। ओमनी थी उस टाइम पे, कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी आ जाती थी। लोग उसमें किराया भी कर लेते थे पहले, क्योंकि पहले देखो पर्सनल कार रखना कोई इतना नॉर्मल टास्क नहीं था जैसा आज था। पहले कार है तो इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ कमाई भी चल रही है भाई। तो ओमनी से वो ये काम, इसलिए उसका नाम ओमनी करते थे। और तुम्हें एक बार बताया, जैसे भगवान है, भगवान उसको हम क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान, है ना? तो पावरफुल के लिए वर्ड पता है कौन सा यूज होता है? जिसके अंदर बहुत सारी पावर हो, वो होता है पोटेंट, ओमनीपोटेंट। भगवान को क्या बोलते हैं हम? ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वशक्तिमान। कौन है? भगवान। और इससे अलग भगवान के लिए हम एक और, जो इंग्लिश में, हिंदी में सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, मतलब जो सब कुछ जानता है ना, तो ओमनी साइंट, SCIENT, सब कुछ जानने वाला। साइंट तो जानने वाला, और ओमनी सब कुछ। क्लास इंग्लिश की नहीं है, वोकैब्स उठानी जरूरी है, समझो तुम। साइंटिफिक वोकैब्स है, यहाँ से तुम्हारे इंग्लिश की एक आधी वोकैब्स आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है भाई? आज भी दे दे सर। हाँ, ओमनी वर्ड, क्योंकि मैंने भी सीखा भाई, तो सिखाऊंगा भाई। 2 दिन से ऐसी बातें करते हैं। ना, फिर भी यार चीजें उठेंगे देखो। तो ये ओमनीवोरस वहीं से आया निकल के, ओमनी जो सब कुछ खाता है। तो अब यहाँ पर देखो बात इसकी क्यों आ गई हमारी। हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन है ना, बहुत लंबी होती है। कार्निवोरस की सबसे छोटी होती है, और ओमनीवोरस की बीच वाला साइज है, ना तो ज्यादा लंबी और ना ही ज्यादा छोटी। समझ गए? अब यहाँ पर क्यों है ऐसा? बिकॉज जो बेटा ये होता है ना वेजिटेरियन फूड, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
क्यों होता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स? देखो मीट, कार्निवोरस मतलब क्या खा रहा है? नॉन वेजिटेरियन खा रहा है। वो किससे खा रहा है? भाई मुर्गे को ही खा रहा है, बकरे को खा रहा है, किसी और को भी, कुछ भी खा लेते हैं यार खाने वाले तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी ने पहले ही कॉम्प्लेक्स फूड को खा करके क्या कर दिया, थोड़ा सा सिंपलर में चेंज पहले ही कर चुके हैं, समझ गए ना? जैसे हिरन है, हिरन की बॉडी ने क्या कर दिया, पहले ही कॉम्प्लेक्स फूड को खाया, घास खाई ना उसने, घास खा के उसकी बॉडी ने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में चेंज करके, और उसकी बॉडी बनी हुई है। तो जो कार्निवोरस है वो सही में क्या खा रहा है, सीधा ही एक ऐसे फूड को खा रहा है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो उसके डाइजेशन सिस्टम का जो फूड पाइप है वो ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही क्या मिल रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पता कौन सा होता है? घास। हम भी जो खा रहे हैं ना, हम घास नहीं खा सकते। घास में एक पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नाम होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है घास, ग्रीन कलर जो होता है वहां। तो वो जो घास है वो हमारी बॉडी डाइजेस्टिंग नहीं कर सकती। वो पता है कौन डाइजेस्ट कर सकते हैं? रूमिनेंट्स। ये भी शायद तुमने सुना होगा, जो रूमिन होते हैं उनके डाइजेशन सिस्टम में एक और अलग सा पार्ट होता है रूमिन। वो क्या होता है, वो क्या करता है, पहले खाएंगे, उस रूमिन में स्टोर करते रहेंगे, और फिर उसके बाद उसे अपने मुंह में लाएंगे और चबाते रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है? सलाइवा। तो वो गाय भैंस क्या करती रहती है, देखो भैंस जुगाली करती रहती है। वो जुगाली करने का मतलब क्या है बेटा, जो उनका सलाइवा है वो उस फूड के ऊपर एक्ट करने लग रहा है, क्योंकि उनका जो सलाइवा है ना वो काफी देर तक उसे चबाती रहेंगी, तो जो सेलुलोज है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चेंज हो सकता है। ये एबिलिटी ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग ने तो सीधा जो इनगल्फ कर लिया वो तो सीधा स्टमक में चला गया, वापस उसे मुंह में नहीं ला सकता है, रिमेन नहीं है उसके पास। तो सेलुलोज डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम घास नहीं खा सकते। डॉगी है, डॉगी घास नहीं खा सकता, और खा लेगा रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह, फ्रूट कुछ दे दो सब कुछ खा लेगा, घास नहीं खा सकता। डॉगी घास खाएगा ना, पता है क्या होगा, मान लो किसी इंसान को घास खिला दे, ले भाई घास खा, जबरदस्ती खिला दे, पता है क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। डॉगी भी पता है क्या करता है, जब भी उसे ना एसिडिटी होती है, देखो हर एक जीव है ना तरीके ढूंढ लेता है अपने आप को बचाने के लिए, पता है क्या करने लग जाता है, घास खाने लग जाता है, बार घास खाने से उसको वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग होगी तो उसका इंडाइजेशन जो है ना वो ठीक होता है। अब है ना बात तो मैं ना खत्म कराए टॉपिक में दोबारा से टाइम लगा रहा हूँ। मीट खाने वाले जो है ना, मीट खाना ज़्यादा इजी होता है रादर देन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जो है ना सिंपलर फूड है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, बट जो वेजिटेरियन फूड है वो ज़्यादा लेट डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए वेजिटेरियन वालों का इंटेस्टाइन जो है ना वो ज़्यादा लंबा होता है रादर देन कार्निवोरस वालों। Small intestine is the site of complete digestion of the carbohydrate, fat, protein. Small intestine कौन सी साइट है जहां पर complete digestion हो जाता है? Complete digestion होने के बाद फैट किस में चेंज होता है, प्रोटीन किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद। कल पढ़ा था, हाँ, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फाइनली। और ये काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फाइनल सिंपलर फूड का ध्यान रखना पक्का बिल्कुल। एक्चुअल में तुम भूल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं सकते हो, बिल्कुल एक भी चीज को तुम क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, छोटा मोटा एक आधा नंबर का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में से घुस सकता है, आ सकता है। फिर देखो लिखा हुआ है द एंजाइम प्रेजेंट्स इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड, complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol, फैट ये भी याद रखना, चल फैट्स को किस किस में चेंज करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है डाइजेस्ट करने में जो हेल्प ना अब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है? विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई का क्या रोल होता है, ये भी क्वेश्चन है। इट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलें, ये डेंटल कैरीज वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है खास, चलते हैं आगे। रेस्पिरेशन, देखो भाई ये क्वेश्चन पढ़ के देखना, आते हैं क्या तुम्हें? ये ब्लू पैसेज क्वेश्चन पढ़ के देखना, एक भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता हो जो नहीं आता हो, देखो एक बार पढ़ के देखो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन? आता है सबको? हाँ भाई नीरव, आता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है बताना। बिल्कुल एकदम ऐसा डिफरेंस बता दे तूने, मतलब घायल हो जाएगा एग्जामिनर, मतलब जो टीचर को तू ये बताएगा ना एकदम इफेक्टिव आंसर, इससे इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली बच्चे कहेंगे ये तो प्लांट होते हैं सर, ये नॉर्मल जीव होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बट एकदम साइंटिफिक आंसर। वो ऑर्गेनिक से अपना फूड बनाते हैं हेटेरोट्रॉफ, और वो जो ऑटोट्रॉफ है इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बनाते हैं। अगला, वेयर डू प्लांट गेट्स ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल होता है प्लांट कहाँ से लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या लेते हैं प्लांट? क्या जरूरत होती होगी, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है एनवायरनमेंट में? CO2 O2 की भी जरूरत होती है, सही बात है, पर फोटोसिंथेसिस है तो CO2 की जरूरत है बस, और वाटर की, सनलाइट और क्लोरोफिल तो कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो CO2 कहाँ से लिया है प्लांट ने? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। और कैसे लिया? स्टोमेटा से। ठीक है, और फिर वाटर कहाँ से लिया भाई? रूट से, सॉइल से अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? हाँ बेटा, हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है? एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है, जिससे ना पेप्सिन काम करता है उसके ऊपर। ठीक है, अब अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या रोल है, वही अलग अलग बताना पड़ेगा। बाइल का ये रोल है, पेप्सिन का ये रोल है, ट्रिप्सिन का ये रोल है, लाइपेज का ये रोल है, स्लाइवा का ये रोल है। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर तुम्हारे को अच्छा आंसर देना है तो, ठीक है ना, सलाइवरी अमाइलेज विच चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। ठीक है ना, या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी लिख दो तुम। पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल इमल्सिफिकेशन। एकदम ऐसा आंसर दो इफेक्टिव, ज्यादा मत लिखो, पॉइंट में आंसर दो एकदम। एक तो तुम है ना गीत सा लिख दोगे, पैरा बनाओ के लिए वो है नहीं, पॉइंट बनाओ। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैव मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, फर्स्ट सलाइवरी अमाइलेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करेंगे, सीधे ग्लैंड्स नहीं बोलेंगे, क्या करता है उसके आगे लिख दो, कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। बिल्कुल पॉइंट में आंसर दो एकदम। ठीक है, फिर भाई इस आगे स्टमक में क्या है? पेप्सिन है ना, HCl है, HCl और उसको मत लिखो बेशक, क्योंकि HCl और उनका मेजर काम डाइजेशन का नहीं है। एक तो फूड को में एसिडिक में चेंज करते हैं, प्रोटेक्ट करती है, तो हमारे को लिमिटेड सा आंसर देना है ना, तो पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बाइल इमल्सिफिकेशन, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट, इमल्सिफाइड फैट। बस ये 4-5 दिन, दो नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी रहेगी
और तुम्हारे नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है? दे हैव बिल लाइक, ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अगर हम है ना इस तरह से अपने वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना बेटा, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, क्वेश्चन आंसर तुम्हें लर्न ही नहीं करने पड़े। क्वेश्चन आंसर तो तुम बना दोगे आंसर से। तुम ये जो मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ाने लग रहा हूँ ना बेटा, इसका तुम है ना इम्पोर्टेंस समझो। बिल्कुल आंसर बना सकते हो तुम, अपना खुद का आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। बुक तो हमारे लिए तब हेल्पिंग है, हेल्प करने की जरूरत तब पड़ती है, लेने की जरूरत तब पड़ती है बुक से, जब हमारे पास वोकैब्स नहीं मिलते, समझ गए। और अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास कलेक्शन होगा वोकैब्स का भी, तुम आराम से अपना आंसर बड़े से बड़ा लिख सकते हो। ध्यान रखना तुम्हें अपना आंसर इंग्लिश में लिखना है, तो तुम्हारे को इंग्लिश में अपना आंसर बड़ा लिखने के लिए तुम्हें अपना आंसर इंग्लिश में बड़ा लिखने के लिए वर्ड मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी इंग्लिश का, समझ गए। हमें हिंदी में तो पता है, पर उनका इंग्लिश में भी तो क्या मीनिंग होता है ये भी तो पता ही होना चाहिए ना। तो उसके लिए तुम्हारे को हो सकता है बुक के आंसर्स पढ़ के देखने पड़ जाए। एक बार पढ़ के देखने से तुम्हारे को मटेरियल थोड़ा वहां से मिल सकता है। और अगर तुम बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो, तो मैं बताऊं तुम्हारी सबकी बढ़िया इंग्लिश है, तुम बना सकते हो खुद, तो खुद ही अपना आंसर बनाओ। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है अपना आंसर खुद ही बना के लिख दो, मत कहीं से भी चिपको, कहीं से भी लर्न करो ही मत, बनाओ खुद का आंसर। अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा रेस्पिरेशन। आज हम है ना रेस्पिरेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन ये यहाँ तक इस पेज का रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा तो हमने पहले भी पढ़ लिया था जब हमने एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, है ना। रेस्पिरेशन क्या होते हैं? वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बना लेता है हमारा सेल। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम देखना तुम्हारे आंसर तुम्हारे पास हो, ध्यान से पढ़ना। एक्टिविटी दे दी इसने सबसे पहले, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर बना लिया भाई, और वो लाइम वाटर में है ना पता है क्या किया, एक में तो जो ये पिचकारी ले ली इसने इस एक्टिविटी में देखना, और एक में स्ट्रॉ लेकर के फूंक मारने लग रहा है। तो जब ये दोनों से इसने उसमें हवा पास करवाई तो वहां पर एक से क्या होगा, एक का कलर मिल्की हो जाएगा और एक में कोई फर्क नहीं। इसका रीजन CO2 ज्यादा है, जिसमें हम खुद की जो एयर जो हम कर रहे हैं ना फूंक मार रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसमें जो मेजर डिफरेंस है क्या है, जो हम फूंक मार रहे हैं वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर। CO2 बहुत ज्यादा है वहां पर CO2 तो बिल्कुल ना के बराबर है, 0.01%, इतना कम रेशियो होता है एटमॉस्फेयर में CO2 का। और जो हम फूंक मार रहे हैं उसमें 4 से 5% की रेशियो होती है। पिचकारी से हवा मार रहे हैं बस, ठीक है, हवा पास कर रहे हैं। यही कह रहा है देखो, यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या करा इसने, सेकंड वाले में इसने ईस्ट डाल दिया। अब ईस्ट भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर है ना कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इसने क्या ले लिया, एक तो सॉल्यूशन ले लिया जिसमें क्या करा इसने, फ्रूट जूस लिया या शुगर सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर डाल दिया ईस्ट। ईस्ट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक दूसरे वाले में क्या लिया, टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए 1 होल्ड कॉर्क, और एक कॉर्क से क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया उसे, और वो कॉर्क में एक होल है बस, समझ गए। हाँ, एक होल है जहां से उसमें से जो गैस है वो निकल के आएगी बाहर, समझ गए। और क्या किया उसने, फिल द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब। देखो इसने ये एक्टिविटी कैसे करी है, ये ग्लास ट्यूब है बेटा, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में उसने क्या करा, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया या जूस डाल दिया और उसमें डाल दिया ईस्ट, ठीक है। इसको एक कॉर्क से बंद कर दिया और इस कॉर्क में है एक होल, ठीक है। यहाँ पर एक ट्यूब सी ले लिया ऐसे पाइप, समझ गए।
अब ये एक्टिविटी करने का क्या होगा तुम देखना है साहब आगे। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ये जो ग्लास ट्यूब से इसने ये निकाली ना पाई, ये एक और टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर क्या है, लाइम वाटर। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, ये लाइम वाटर मिल्की होगा इस वाली एयर से भी जो इससे निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन नहीं होती ना तब भी रेस्पिरेशन करता है ईस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म। समझ गए? जैसे हमारे को तो क्या करना होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे हम तो, है ना। तो एक ऐसी रेस्पिरेशन भी होती है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ईस्ट, और इससे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। अल्कोहल का सेकंड मेंबर होता है इथेनॉल, इथेनॉल बनता है उसमें, अल्कोहल। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अभी आएगी अभी पढ़ेंगे। ये तो एक्टिविटी करी है हमने, समझ गए। एक तो एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने जो फूंक मारी उसमें देखा CO2 ज्यादा है और एक ईस्ट में ज्यादा है। तो ये कैसी दो अलग अलग तरह की रेस्पिरेशन है भाई, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी पढ़ते हैं। We have discussed nutrition in organism in the last section. Nutrition के बारे में पढ़ा है हमने लास्ट सेक्शन में। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells. जो न्यूट्रिशन है बना है जो, वो कहाँ, वो जो मटेरियल बना है न्यूट्रिशन से वो कहाँ यूज हुआ, सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। सेल्स ने यूज कर लिया एनर्जी बनाने के लिए, अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब देखो एक चीज यहाँ पर है ना, बीच में इन्होंने मिस कर दी, इन्होंने पहले ट्रांसपोर्टेशन डालना चाहिए था, वो बाद में डाला है। अब बात तो वहां पर भी है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेस्टेड फूड हो गया, वो सारे सेल्स तक कैसे पहुंच रहा है, वो बात बाद में करेंगे, बीच में आएंगे, वो आगे आएगी ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। बट अभी तुम सोच लो कि जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज, ठीक है, वो हमारा कहाँ तक पहुंच चुका है, सभी सेल्स तक पहुंच चुका है, सभी सेल्स। समझ गए? यहाँ पर इसने यही बात की, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो ये उसको अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली। कुछ है जो इसे ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। समझ गए? क्या करेंगे? एक तो उनके पास क्या है, C6H12O6, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, इसे कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया, CO2, H2O एंड एनर्जी। समझ गए? किसने? जिसने कंप्लीट पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम किया है। आगे जाएंगे अभी। सम यूज अदर पाथवेज। नहीं अभी नहीं लिखना, अभी लिखना नहीं है, अभी सुनो। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल केसेस। कुछ ऐसे हैं जैसे जो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते। अभी हमने पढ़ा था ईस्ट की एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने, तो कॉर्क से बंद कर दिया था बिल्कुल उसे, तो ऑक्सीजन थी नहीं, फिर भी वो रेस्पिरेशन करने लग रहा था। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, इसे मत लिखो अभी, इसे मत लिखो, ये यहाँ आएगा, सारा आएगा, क्योंकि इसके भी बेटा स्टेप आएंगे। क्या करा है इसने, दूसरे वाले ने क्या करा है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब स्टेप पे आ जाते हैं। देखो, इन ऑल केसेस, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का है चाहे वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का है, दोनों ही केसेस में, एक और तीसरा केस भी आगे आएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, तीनों केसेस में समझ लो, सभी केसेस में जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। सभी में क्या होता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल यूज होता है, C6H12O6। और भाई इसके कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं इसमें,
तीन यूज हो जाते हैं और बनता क्या है, पाइरूवेट। जो तीन बच गए ना, उसका नाम क्या है, पाइरूवेट। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या कर लिए, यूज कर लिए, कहां पर, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म सुना है साइटोप्लाज्म लास्ट ईयर, है ना। सेल का अंदर वाला जितना भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑर्गेनेलीज प्लॉट करते थे। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला प्रोसेस है ना, उसमें किसी ऑर्गेनेलीज का कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और ध्यान रखना, इतना प्रोसेस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, और अनएरोबिक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, ये सारा सेम होता है। जहां पर क्या बना, पाइरूवेट। देखो ये हमारा पढ़ेंगे अभी, देखो द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ हो रहा है ये, साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर दूसरे स्टेप में इसने बता दिया, ये पहला स्टेप क्या हुआ, सब में सेम हो गया। अब अगले स्टेप में एक तो हमारा ये था, इसमें क्या हुआ था, सारा का सारा कंप्लीट यूज हुआ था और CO2 H2 और एनर्जी बना था। ये कब था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, पाइरूवेट के साथ बनेगा इथेनॉल प्लस CO। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। पर बेटा इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जहां मैं कंफर्म कह सकता हूं कि क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, वो ये टॉपिक है। ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और है ना, किसी भी टॉपिक में से कंफर्म ये नहीं कहा जाता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर किसी से भी उठा के क्वेश्चन दे देता है। बट एक टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं ना कंफर्म क्वेश्चन आएगा, वो ये वाला है, रेस्पिरेशन। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी देखो थोड़ा थोड़ा हो सकता है अभी नहीं आएगा, अभी आगे चलेंगे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ये प्रोसेस जो है ना इथेनॉल वाला काम होता है, ये होता है ईस्ट में। ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं करता है, ठीक है। फिर इससे आगे, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सी रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक। देखो एक तो ये थी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक ये थी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। पर चाहे ये हो इतना पार्ट तो सभी का इक्वल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें मैंने बताया नहीं है, इसमें तो सीधा ही बता दिया। बट इसमें क्या होता, ये पाइरूवेट जो है ना, ये किस में चेंज हो जाता, इस वाले में CO2 H2 और एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पाइरूवेट है ये किस में चेंज हो रहा है, इथेनॉल प्लस CO, ठीक है। अब एक और है, वहां पर पाइरूवेट तक तो वही है, सेम टू सेम, वो है कौन सा, देखते हैं अभी। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला ही बताया इसने, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला ईस्ट में। अगला, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ध्यान देना एक बार। हमारे पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल थे, 6। 3 यहाँ यूज हो चुके थे साइटोप्लाज्म में, 3 बचे हुए थे ना। इस वाले में क्या हुआ उनका, 3 के 3 क्या बने, CO2 बन गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पाइरूवेट में इथेनॉल बना। इथेनॉल खुद 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाला है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। कितने कार्बन है इसमें, 2। तो एक कार्बन बच गया ना, वो एक कार्बन कहाँ बना, CO2 बन गया। मतलब यहाँ पर CO2 कम बनती है, यहाँ पर CO2 ज्यादा बनती है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा, देखो यहाँ पर द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन गया वाटर। आगे, द सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक है या अनएरोबिक है,
अब आगे आएगा द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट। इसमें एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसमें एनर्जी बहुत कम होती है। आगे आएगा जब फिर से डिस्कस करूंगा। समटाइम्स, अब थर्ड टाइप वाली समझ लो एक बार। कई बार क्या होता है, समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, जब हमारी मसल सेल्स में बहुत बहुत ज्यादा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई, उस टाइम पे क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इज टेकन। हेयर पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पर पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अब ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड खुद में कितने मॉलिक्यूल वाला है, कार्बन मॉलिक्यूल वाला है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, C2H5COOH। इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3, 2 तो ये रहे और 1 ये रहा। ठीक है, बात को फिर से समझना तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही तो बचे थे पायरूवेट में, और तीनों के तीनों किसने यूज कर लिए, लैक्टिक एसिड बनने में यूज कर लिए, तो यहाँ CO2 नहीं बनेगी। ठीक है, अब है क्या, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जब क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। क्या आते हैं, क्रैम्प्स। सुना है क्रैम्प्स नाम, आए हैं किसी को, आते हैं सबको आते हैं, ठीक है ना, आए क्रैम्प्स, सोते सोते ही आ जाते हैं। स्टेडियम में तो जो बच्चे थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट है वो भी करते हैं, आते हैं, और सही बात तो बच्चों को तो घर पे सोते सोते भी आ जाते हैं, बड़ों को भी आ जाते हैं, मेरे को भी आ जाते हैं। पता है क्रैम्प्स में क्या होता है, यही होता है। क्रैम्प्स में क्या होता है बेटा, ये जो पायरूवेट है ना, जैसे ही लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, और ज्यादा तुमने देखा होगा क्रैम्प्स जो है ना, हमारे को ना घुटने से नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसमें ही आते हैं ज्यादा। पता है क्यों, क्योंकि हमारे नस नहीं खिंचती, यही तो, ये नस पे नस चढ़ने वाला ही तो गलत सोच है, नस पे नस नहीं चढ़ती बेटा। इसमें क्या होती है, इसमें ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। इसका इलाज भी बताऊंगा बिल्कुल अभी, 1 सेकंड में आराम, नहीं 1 सेकंड में आराम, क्रैम्प में 1 सेकंड आराम। सुन लो, जिसको सडन आता है ना, लेटे लेटे आ जाता है, उसका है भाई 1 सेकंड में इलाज बेटा। ठीक है, जो रनिंग करते हुए आते हो ना, उसका थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो बच्चे को किसी को ना लेटे लेटे आ जाता है, कई बार बड़ों को भी आ जाता है, वो कैसे आता है, वो तो उसका इलाज क्या है वो भी बताऊंगा। सुन लो मेरी बात, ये हुआ किसकी वजह से है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलने की वजह से, तो है ना, तुरंत एकदम से ऑक्सीजन पहुंचा दो वहां पर, एकदम से ये लैक्टिक एसिड पता है क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O एकदम से। वो कैसे पहुंचाओगे, पंप लेके बैठ जाना, पंप मार लियो, ऐसे नहीं जाएगी ऑक्सीजन। कैसे जाएगी, जब हम सो रहे होते हैं ना बेटा, तो हम कैसे होते हैं, हॉरिजेंटली, है ना, खड़े खड़े तो नहीं सोता कोई। सुन ले ध्यान से, पूरी बात सुन ले पहले, इलाज ही मिल जाएगा तेरे को। सो रहे हैं ना, हॉरिजेंटली सोते हैं, तो हॉरिजेंटली जब हम सो रहे होते हैं ना बेटा, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है ना, वो डाउनवर्ड ज्यादा नहीं रहता, समझ गए। हम खड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू थोड़ा बहुत ग्रेविटी, हमारा हार्ट तो बहुत ऊपर है ना पैरों से, हार्ट यहाँ ऊपर इसीलिए बेटा कि है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि नीचे वाला तो क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी थोड़ा बहुत ब्लड वहां पर चला भी जाएगा ना। पर जब हम सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ग्रेविटी काम तो बिल्कुल भी नहीं करती ना, तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है इस पार्ट तक ब्लड पहुंचने में, और ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है। तो जैसे ही तुम्हें क्रैम्प आने लगी ना, पता लग जाता है, जब क्रैम्प आने लगता है उसी टाइम पता लग जाता है। पता है क्या करो, तुरंत खड़े हो जाओ, 1 सेकंड में आराम मिलेगा, 1 सेकंड में। तुम्हारी नींद तो डिस्टर्ब होएगी, सर्दी होगी तो और भी ज्यादा मुश्किल होएगी निकलने में एकदम से, ठीक है ना, कंबल में से एकदम से निकलने में। पर बेटा वो जो दर्द होता है ना क्रैम्प्स का, बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही खतरनाक। और वो जो दर्द होता है ना, अगर तुम लेटे लेटे ऐसे 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 पैर मारते रहोगे ना, कोई आराम नहीं होगा। और मैं तुम्हें बताऊं, हाँ, सोते सोते आते हैं तो
ऐसे थोड़ी ना पता चलेगी। पता चल जाता है बेटा, क्रैम्प आते ही पता लगता है। दर्द इतना तेज होता है, वो इतना तेज दर्द होता है बेटा, नींद तो 1 सेकंड में गायब हो जाती है उस दर्द में, क्रैम्प्स वाला जो दर्द होता है। तो पता है क्या करो, तुरंत खड़े हो जाओ, एकदम से एक्टिवली खड़े हो जाओ। और तुम्हें आराम नहीं मिले ना भाई, तो ये साइंस बेकार है, फिर समझ लेना। मैं तो ठीक हूँ, साइंस बेकार है। पर बेटा मिलेगा। और तुम्हें बताऊं, ये तुम सोच रहे होगे कि ये चीज जो है ना मेरे को साइंस पढ़ के पता चली होगी। हम छोटे छोटे थे ना, हमारे दादा दादी ने बता रखी थी ये बात भाई, जैसे ही बेटा ये क्रैम्प आने लग जाए ना, इसको बाटा बोलते हैं हम, देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाटा। तो बोलते थे बाटा आओ ना बेटा, खड़े हो जाइए एकदम तक। उन्हें पता था इस बात का, देख लो। बेशक साइंटिफिक रीजन उन्हें नहीं पता था, पर उन्हें ये पता था कि एकदम से खड़े होते ही रिलीफ मिलता है बाटा होने में, क्रैम्प्स आने में एकदम से खड़े होते ही रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर ये कब कब होता है, जब पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मसल सेल्स में। कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स में। अभी मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारे क्रैम्प्स आते हैं और वहां CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। और लैक्टिक एसिड को अगर तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो वो फिर बहुत ही जल्दी क्या होता है, CO2 और H2O में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड से रिलीफ भी मिल जाता है बहुत जल्दी, क्रैम्प से ऑक्सीजन मिलते ही। अब ध्यान देना, हमारे पास 3 तरह की रेस्पिरेशन आ गई। कौन सी, सबसे पहले तो क्या था, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बना, पाइरुवेट। कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल यूज हो गए और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बच गए, जिसको क्या बोलते हैं हम, पाइरुवेट। तो यहाँ पर एनर्जी तो बन गई, सीधी सी बात है। बट यहाँ जो एनर्जी बनती है वो बहुत कम अमाउंट में बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये वाली बनी, कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बचे थे, किसमें, CO2 और H2O और एनर्जी में। इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरी है कौन सी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कहाँ होती है, ईस्ट में। देखो साइटोप्लाज्म तक तो काम सारा यहाँ पर भी सेम ही है, पाइरुवेट बना है, बट पाइरुवेट से क्या बनता है फिर, इथेनॉल प्लस CO2, समझ गए। फिर एक है हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ होती है, मसल सेल्स में। पाइरुवेट तक तो सभी में सेम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो गया, ये लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। वो नहीं बनेगी यहाँ पर एनर्जी, वाटर नहीं बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा सीधा और एनर्जी। बट यहाँ क्या आएगा, यहाँ CO2 नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ CO2 नहीं बनती, इन दोनों में बनती है। ये वाला बेटा सारा कॉन्सेप्ट था। और देखो अब इसे करके खत्म, ठीक है। इस वाली जो टेबल है ना, इसको तुम ध्यान से देखो, ये टेबल में हमारे को बता क्या है, यही बता रहा है। ध्यान दो, क्या है इसमें, ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल तो यूज हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ना, यहाँ पर क्या हो गए, यूज हो गए। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ना वो यूज हो गए यहाँ पर। और क्या बचे, 3 बचे, जिसको क्या नाम दिया, पाइरुवेट। जो मैंने बताया है वही है, देखना थोड़ी बहुत एनर्जी बन गई है यहाँ पर अभी तक। फिर उसके बाद अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, ईस्ट के अंदर क्या बना, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अब इसके आगे लिखना, यहाँ पर बनती है एनर्जी कितनी, 2 ATP। अब ATP क्या होता है, लास्ट ईयर भी बताया था, अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP। माइटोकॉन्ड्रिया जिस फॉर्म में एनर्जी बनाता है ना, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाए या कुछ और बनाए, आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भाई, मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया और एनर्जी, कितनी एनर्जी बनी, 2 ATP। हाँ, आगे देखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 वाटर प्लस एनर्जी, कितनी बनी,
28 ATP। इसमें ज्यादा है। दिख रहा होगा तुम्हारे को 28 ATP 2 ATP से तो ज्यादा ही होता होगा। Yes, समझ गए कितनी एनर्जी बनी यहाँ पर 28 एक कार्बन मॉलिक्यूल से। और तुम हैरान होगे एक ATP पता कितना ही होता है, शायद 30 किलो जूल के आसपास एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी बनाती है हमारी बॉडी। तुम्हें पता है एनर्जी क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जी है ना, इसी एनर्जी से कन्वर्ट होती है। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। आगे पढ़ोगे हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मैसेजिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में चल रहा है। जो मैसेजिंग सिस्टम है ना हमारी बॉडी का, जो मैसेज भेज रही है हमारा ब्रेन बहुत जल्दी जल्दी, वो किसके थ्रू भेज रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भेज रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, आपने तो कोई तार ना लगा रखा है अपने बिजली का, कहाँ से बन रही है वो बेटा, यही एक टाइप ऑफ घर में, हमारे घर में क्या है, एक बिजली की तार ही तो आ रही है, yes, sir. वहां से एनर्जी आ रही है। उसी एनर्जी को हमने क्या करा, पंखा भी चला लिया, विंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीटर भी चला लिया, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो ना, तो एक ही टाइप की एनर्जी अलग अलग टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारे घर का काम चल रहा है। इसीलिए हमारी जो एनर्जी जो हमें मिल रही है ना, वो कौन सी है, एटीपी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, और इसी एनर्जी से सभी एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी का काम चल रहा है। यही एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है। और ये एनर्जी मिलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है हमारी बॉडी को, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन। हाँ, इन दो चीजों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन दो चीजों से हमारी बॉडी की एनर्जी बनाने लगी है। ये जो टेबल है ना बेटा, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल ही है सब कुछ जो मैंने तुम्हें पढ़ा है ना अभी, जो हमने पहले पढ़ा है वो सब कुछ यही है। देखो ये लिखा होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। फटाक से उससे क्या बन जाता है, एटीपी बन जाती है, करेंसी। भाई माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया, हाँ भाई गोल्गी ऑपरेटस को कितनी चाहिए, 2 एटीपी चाहिए, ले भाई तू अपना काम कर। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कितनी चाहिए, 4 एटीपी चाहिए, ले भाई तू अपना काम कर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और वो एनर्जी किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एटीपी की फॉर्म में। अब ये आगे क्या, एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। ये आगे के प्रोसेस है। बट ये जो टेबल है ना बेटा, ये टेबल आएगी तुम्हारी, हर बार आएगी, ध्यान रखना, हर बार। तुम्हें कहीं बाहर से किसी एक्स्ट्रा बुक की, कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ गए होगे, मेरे ख्याल से तो समझ गए होगे, इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये, पक्का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का दे, 2 3 4? बेटा ऐसी इतनी गारंटी देना आंसर करना है, ये बता कर कि प्रॉपर बताऊंगा बेटा। टेबल दे देना मुझे। अच्छा है। बेटा इसमें देखे ना, अब यहाँ पर एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी आ सकता है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी एनारोबिक ही मानते हैं, ठीक है। और दूसरा एरोबिक में क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। कहाँ होती है एरोबिक, साइटोप्लाज्म में। अनएरोबिक कहाँ होती है, ईस्ट में। समझ गए। और प्रोडक्ट बता दो, उसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 H2 और एनर्जी। इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एक में तो इथेनॉल बन गया, एक में लैक्टिक एसिड बन गया। समझ गए। तुम डिफरेंस अब बहुत ही आराम से तुम 4 पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही आराम से। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस तुम्हारे पास आता है। तो हाँ बेटा, दोनों ही में ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक का कोई रोल नहीं है। समझ, एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है, कहाँ है,
चालू है। 44 चलो ठीक है, आज यहाँ पर इसे